दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, इनके प्रावधान क्या क्या हैं, साथ ही साथ यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो कर्मचारी यूपीएस के तहत रिटायर्ड होंगे तो उनके रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होंगे, अर्थात जब वो यूपीएस के तहत रिटायर्ड होंगे तो लमसम राशि कितने मिलेगी। साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी पेंशन की राशि क्या होगी। मेरा नाम मोनी कुमार वर्मा है और आप सभी का अपने YouTube चैनल नॉलेज चर्निंग बाय एमके में हार्दिक स्वागत करते हैं और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं यूपीएस के सारे प्रावधानों के बारे में। दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने एनपीएस के सारे प्रावधानों के बारे में विस्तार से चर्चा की। अब हम यूपीएस के सारे प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानेंगे ताकि आपको जो विकल्प दिया गया है कि एनपीएस और यूपीएस में कौन सा विकल्प आपके लिए अच्छा होगा, इस विकल्प को चुनने में यह वीडियो बहुत ही सहायक होगा यदि आप वीडियो को पूरा या अंत तक देखते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए समझने की कोशिश करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। दोस्तों, जब एनपीएस को लेकर कर्मचारियों ने कड़ा विरोध किया और कई धरने और प्रदर्शन हुए तो सरकार ने गारंटेड पेंशन स्कीम की व्यवस्था लेकर आई है। गारंटेड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस, यह कोई अलग से प्रावधान नहीं है या पेंशन स्कीम नहीं है, बल्कि एनपीएस का ही एक प्रावधान है जिसमें गारंटेड पेंशन की व्यवस्था की गई है। अब हम जानते हैं कि यूपीएस जो है, सरकार ने यूपीएस के बारे में घोषणा कब की। सरकार ने 24 अगस्त 2024 को यूपीएस के बारे में अनाउंसमेंट किया था। साथ ही साथ 24 जनवरी 2025 को इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी किया और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वह 1 अप्रैल 2025 से हुआ है। अब सरकारी कर्मचारियों को यह विकल्प दिया गया है कि जो एनपीएस के तहत नहीं रहना चाहते हैं वह यूपीएस के प्रावधानों को अपना सकते हैं। अब हम जानते हैं कि कौन से कर्मचारी एनपीएस को छोड़ करके यूपीएस में जा सकते हैं। जो केंद्रीय कर्मचारी अभी एनपीएस के तहत हैं उन्हें यह मौका दिया गया है कि वह यूपीएस के विकल्प को चुन सके। जिन कर्मचारियों का रिक्रूटमेंट 1 अप्रैल 2025 के बाद हुआ है वह स्वतः ही यूपीएस के अंतर्गत आ जाते हैं। तो जब सरकार ने यह विकल्प दिया तो बहुत कम कर्मचारियों ने यूपीएस को अपनाया है। इसके ड्रॉबैक की चर्चा हम वीडियो के लास्ट में करेंगे, क्यों अधिकांश कर्मचारियों ने यूपीएस को अपनाने से मना कर दिया। अभी हम यूपीएस के प्रावधानों की चर्चा करते हैं। जो यूपीएस है वह अलग से कोई पेंशन स्कीम नहीं है, बल्कि एनपीएस का ही एक हिस्सा है जिसमें गारंटेड पेंशन की व्यवस्था की गई है। जहां एनपीएस में गारंटेड पेंशन की व्यवस्था नहीं थी, वहीं यूपीएस में जो है गारंटेड पेंशन की व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को यह पता होगा कि जब कोई कर्मचारी यूपीएस के तहत रिटायर्ड होगा तो उनकी पेंशन की राशि क्या होगी। अब हम जानते हैं कि जो एनपीएस है अब उसमें दो तरह के प्रावधान हैं। एक है मार्केट लिंक्ड पेंशन की व्यवस्था जिसे हम एनपीएस के नाम से जानते हैं, और दूसरा है गारंटेड पेंशन जिसे हम यूपीएस के बारे में के नाम से जानते हैं। अब यह विकल्प है कि आप किस व्यवस्था के तहत रहेंगे, मार्केट लिंक्ड पेंशन व्यवस्था के तहत रहेंगे या गारंटेड पेंशन स्कीम व्यवस्था के तहत रहेंगे। यह विकल्प आपको चुनने का दिया गया है। अब हम ये जानते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वह एनपीएस के तहत ही कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। कहने का मतलब इसमें एम्प्लॉय का भी योगदान है और गवर्नमेंट का भी योगदान है। जिस तरह से एनपीएस में एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होता था और गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होता था, तो यूपीएस में जो है एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है
वह एनपीएस के जैसा ही है, यानी 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। जितना आप एनपीएस के तहत कंट्रीब्यूट करते थे उतना ही कंट्रीब्यूशन आपका यूपीएस में ही होगा, लेकिन गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है इसमें बढ़ा दिया गया है। जहां एनपीएस में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए है, वहीं यहाँ जो है गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 14% से बढ़ करके 18.5% हो गया है। अब हम जानते हैं कि जो केंद्रीय कर्मचारी है उनको यह मौका दिया गया है कि वह मार्केट लिंक्ड पेंशन व्यवस्था से हट करके वह गारंटेड पेंशन स्कीम व्यवस्था में आ सकते हैं। यह वन टाइम मौका है कि आप एनपीएस को चुने या यूपीएस के चुने। यदि आपने इस ऑप्शन में से एनपीएस को बरकरार रखा तो आप एनपीएस में ही रहेंगे, यदि आपने यूपीएस को चुन लिया तो आप यूपीएस में रहेंगे, फिर आप यूपीएस से एनपीएस में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यह वन टाइम चांस दिया गया है आपको। अब हम जानते हैं कि कोई भी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड होगा तो उनकी पेंशन की राशि क्या होगी। तो जो कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड होगा तो जिस समय वह रिटायर्ड होगा उसके पहले जो 12 महीने का बेसिक पे था उसका एवरेज निकाला जाएगा और उस एवरेज का जो है 50% जो है वो पेंशन के रूप में उसकी गणना की जाएगी और साथ ही साथ उसमें डीए का प्रावधान है, उस पर जो है डीए मिलेगा। अब हम समझते हैं कि पेंशन, यदि मान लीजिए कोई कर्मचारी जो है दिसंबर 2030 को रिटायर्ड हो रहा है तो उसके लिए पेंशन क्या होगा। तो दिसंबर, नवंबर, उसके पहले जो 12 महीने का या अर्थात जनवरी तक का जो उसका बेसिक पे है उसका एवरेज निकाला जाएगा और जो एवरेज होगा उसका 50% जो है वह पेंशन के रूप में कंसीडर किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें फैमिली पेंशन की व्यवस्था है। तो फैमिली पेंशन की राशि क्या होगी, जो एम्प्लॉय का पेंशन है उसका 60% पेंशन के रूप में जो एम्प्लॉय है जितना ड्रॉन करता था, जितना उसको पेंशन मिलता था, यदि एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है तो उस पेंशन की राशि का 60% जो है उसको फैमिली पेंशन दिया जाएगा। अब हम समझते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत यदि आपको पेंशन का लाभ उठाना है तो उसकी शर्तें क्या है। तो उसकी ये जो शर्तें हैं कि कम से कम सरकारी जो सेक्टर है उसमें आपको 10 वर्ष से अधिक का योगदान देना पड़ेगा। जिन कर्मचारियों का योगदान 10 वर्ष से कम है वो इस गारंटेड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं। कम से कम उन्हें 10 वर्ष का योगदान देना पड़ेगा। अब जिन कर्मचारियों ने 10 वर्ष से पहले नौकरी छोड़ दी या किसी कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी समय में उन कर्मचारियों को इस पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप यूपीएस के तहत फुल पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 25 वर्षों का योगदान देना पड़ेगा। आप 25 वर्ष से अधिक का योगदान यदि होगा तो आप फुल पेंशन का लाभ उठा सकते हैं और जो पेंशन की राशि होगी वह 50% ऑफ एवरेज पे ऑफ 12 लास्ट ड्रॉन बिफोर द रिटायरमेंट है, जिसकी चर्चा हमने अभी की। अब हम समझते हैं कि कोई भी कर्मचारी यूपीएस के तहत रिटायर्ड होगा तो उन्हें जो है रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होगा। तो जब कर्मचारी रिटायर्ड होगा तो उसे रिटायरमेंट के समय लमसम राशि मिलेगी, साथ ही साथ पेंशन भी मिलेगा। अब लमसम राशि क्या होगी, तो लमसम राशि जो है होगा वह 1/10 ऑफ लास्ट ड्रॉन पे, और यह जो 1/10 ऑफ लास्ट ड्रॉन पे है इस राशि को 6 महीने के लिए कैलकुलेट की जाएगी, जिसकी हम विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे इसी वीडियो के लास्ट में। साथ ही साथ जो पेंशन की राशि है जिसकी चर्चा हमने की कि उनका जो 12 मंथ का लास्ट ड्रॉन पे है उसका एवरेज निकाला जाएगा और उसका 50% जो है पेंशन मिलेगा और उस पर डीए भी मिलेगा। अब हम जानते हैं कि कोई भी कर्मचारी यदि यूपीएस के तहत रिटायर्ड होता है
तो लमसम राशि क्या होगी। मान लीजिए कोई कर्मचारी जो है वो रिटायर्ड किया, उस समय उसका लास्ट ड्रॉन पे 1 लाख रुपये है, तो 1 लाख रुपये का 1/10 अमाउंट कितना हो जाता है, तो 10,000 रुपये। तो 1/10 अमाउंट लिया जाएगा और यह जो अमाउंट है वह 6 महीने के लिए लिया जाएगा। कहने का मतलब वह 1 साल में 2 बार। यदि किसी कर्मचारी का सर्विस लेंथ मान लीजिए 25 वर्ष है, तो 25 वर्ष को 6 महीने में कैलकुलेट कैसे होगा, तो 25 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो 1/10 राशि था 10,000, उसको 50 से गुना कर दिया जाएगा। कहने का मतलब रिटायरमेंट के समय लमसम जो राशि मिलेगी वह 5 लाख रुपये मिलेगी, जो कि एनपीएस में जो लमसम राशि मिलती थी उसकी तुलना में बहुत ही कम है या बहुत ही नागण्य है, जिसके कारण बहुत सारे कर्मचारियों ने यूपीएस को चुनने से मना कर दिया है। अब हम जानते हैं कि यूपीएस के जो मेजर ड्रॉबैक हैं वो क्या है, जिसके कारण बहुत सारे कर्मचारियों ने इस व्यवस्था को अपनाने से मना कर दिया। जो पहला सबसे बड़ा कारण है कि जिन केंद्रीय कर्मचारियों का योगदान 10 वर्षों से कम होगा वो यूपीएस का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसका मतलब है बहुत सारे बड़ा वर्ग जो है यूपीएस के तहत जो पेंशन की व्यवस्था है उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, जिसका सरकारी कर्मचारी संगठन ने पूरा विरोध किया है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है लमसम राशि, क्योंकि एनपीएस के तहत जो लमसम राशि मिलती है उससे बहुत ही कम जो है यूपीएस के तहत लमसम राशि मिलेगी। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो बहुत सारे कर्मचारी ने यूपीएस को अपनाने से मना कर दिया। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि इसमें जो पेंशन की राशि है वह एक बार जब पेंशन की राशि फिक्स हो जाएगी उस पर डीए हर 1 साल मिलेगा। कहने का मतलब जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उसमें पेंशन की राशि रिवाइज होती थी, जब भी कोई पे कमीशन आता था तो पेंशन की राशि भी रिवाइज हो जाती थी, लेकिन इसमें इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। रिटायरमेंट के समय जो पेंशन की राशि बनेगी उस पर केवल आपको डीए मिलेगा, वह जो है पे कमीशन के साथ रिवाइज नहीं होगा, इसलिए यह ओल्ड पेंशन स्कीम के जैसा नहीं है। इसके कारण जो कि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं वो इस पेंशन व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। तो अभी आपने इस वीडियो में यूपीएस के सारे प्रावधानों को विस्तार से समझा, ताकि आपको जो विकल्प दिया गया है उसे चुनने में यह वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा। अब अगले वीडियो में हम जो है विस्तार से जो है डिफरेंस के बारे में बताएंगे कि आपके लिए कौन सा विकल्प जो है बेहतर होगा, एनपीएस होगा या यूपीएस होगा। इसका हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ताकि आप बेहतर ढंग से अपने विकल्पों को चुन सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।